वेदांतु महाराष्ट्र मध्ये तुमचं स्वागत है। कंप्लीट एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक ही सेशन में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को मास भी मिल गया। तो डी का रिलेटिव एरर क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14 होता है। सेम वैसे डेल्टा A2 निकाल लो, डेल्टा m अपॉन m प्लस इधर आएगा तो t⁻1 डिवाइड में हो जाएगा इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू 824.7। हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। वेदांतु महाराष्ट्र मध्ये तुमचं स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कंप्लीट एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक ही सेशन में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को रेडी हो जाना है बिकॉज व्हेनेवर वी स्टडी द चैप्टर आप लोगों को समझ में आ चुका है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से वो चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। थ्योरी तो आपको प्रैक्टिस होना ही चाहिए बिकॉज थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल्स तो बनेगा ही नहीं, राइट। तो अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी सीखना है। थ्योरी तो हमने सीख लिया है, तो न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से हम लोग फोकस करते, अच्छे से ध्यान देते, एक एक कंसेप्ट आपका कंप्लीट होगा, समझ में आएगा आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वो है कि आप लोगों को साथ में, मेरे ही साथ में नोटबुक ओपन कर लेना है, पेन पेंसिल ले लेना है, टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना है। सारे क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी सॉल्व करना है। कोई भी डाउट आएगा तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, सर ये वाले पॉइंट पे डाउट है, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। वेदांतु प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है और ये वेदांतु प्लेटफॉर्म आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगा। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेदांतु के साथ जुड़े रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया। द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg and 27.3 plus minus 0.3 kg. What is the total mass of the two and the error in it? देखो हमें क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट है और उनका कुछ मेजरमेंट किया गया है, तो उनके मेजरमेंट को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितना एरर चला जाएगा वो आपको फाइंड करना है। देखो व्हाट इज द टोटल मास, मास तो आपको ऐड ही करना है, ऑफ द टू एंड द एरर इन इट, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितना एरर होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। ठीक है, हमें जो जो टर्म्स दिए गए, ठीक है, गिवन। तो सबसे पहले मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉल m लिख देता हूं मैं। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया गया, देखो कितना है 15.7। अच्छा क्या यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं kg यूनिट है। ठीक है, और उसके अंदर एरर कितना है वो भी दिया है, डेल्टा m1 इज इक्वल टू 0.2 kg प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास दिया गया हम लोगों को 27.3 kg, राइट। और जो एरर है सेकेंड वाले मास में, उसमें एरर है 0.3 kg, 0.3 kg। प्लस माइनस नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फाइंड क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को फाइंड करना m1 प्लस m2 कितना है, और आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर एरर कितना चला जाएगा। तो आप लोगों को पता है फाइनल आंसर में एरर हमेशा ऐड होके ही जाता है, इवन दो आप सिस्टम को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। हम लोग ने ये कंसेप्ट सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा मैं। फॉर्मूला क्या है, m कैसे मिलेगा, m मिलेगा m1 प्लस m2 से, और जो आप लोगों का एरर है मान के चलो डेल्टा z, ठीक है, या तो डेल्टा m है ना, m फाइनल आंसर है तो उसका एरर क्या होगा, डेल्टा m। ये मिलेगा आप लोगों को डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 से। चलो सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम सिंपल है। पहले मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। मास तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो पहले सिस्टम का मास कितना, 15.7, राइट, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 27.3। देखो 15.7 और 27.3 ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 होता है, 1 कैरी हो जाएगा 8 और 5 13 होता है, 1 कैरी हो जाएगा 3 प्लस 1 43 kg आ गया आप लोगों का टोटल मास ऑफ दी टू। क्लियर। अब हम लोग को क्या निकालना है, जो फाइनल आंसर आया उसमें एरर कितना गया। तो ऑब्वियसली जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें एरर जो होगा, इंडिविजुअल सिस्टम का जो एरर है, हर एक सिस्टम में जो एरर है उसका एडिशन ही जाता है। तो पहले वाले मास में एरर कितना है, डेल्टा m1, दूसरे वाले मास में एरर कितना है, डेल्टा m2। वैल्यूज रखेंगे हम, क्या है डेल्टा m1, आप देख सकते हैं 0.2 है, 0.2 प्लस
कितना आई है 0.3, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 kg। तो इतना एरर। तो आप लोगों का जो सिस्टम बनेगा फाइनली वो जो बनेगा m वो बनेगा, देखो यहाँ पे 43 प्लस माइनस 0.5 kg। तो आप लोगों को मास भी मिल गया और एरर भी मिल गया। ये आप लोगों का मास है और ये आप लोगों का एरर। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था। बिकॉज हम लोग ने सीखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाले टॉपिक में कि जब भी आप दो सिस्टम को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एरर जो है वो भी ऐड होके ही जाता है। क्लियर हो गया? सिंपल था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बघूया सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय आहे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन असा है, द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस मायनस 1 सेकंड। टाइम दिला आपल्याला इथं, ठीक आहे, इज 5.2 प्लस मायनस 0.1 मीटर। इथे डिस्टन्स दिला आपल्याला। व्हॉट इज द स्पीड अँड इट्स रिलेटिव्ह एरर। आपल्याला स्पीड फाइंड करायचे आहेत आणि स्पीड मध्ये किती एरर गेले आहेत ते फाइंड करायचे। क्लियर? एकदम सिंपल है। चलो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वापस से मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछा गया। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कुछ गिवन टाइम में, तो उसका स्पीड कितना है वो फाइंड करना है। और जो डिस्टेंस और टाइम इन्होंने दिया है उसमें कुछ एरर है, और अगर उसमें कुछ एरर है फायनल आन्सर मध्ये पण एरर कॉम्बाइन होतील या तर नाहीतर प्रॉपगेट होतील। बरोबर? चलो देखते हैं। फायनल आन्सर मध्ये नक्कीच एरर जाणारच, राइट? ठीक है, बघूया मग। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम। टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना है लिख लेंगे, जो जो गिवन है पहले लिख लेंगे। ठीक है, टाइम दिया गया है 100 सेकेंड, और टाइम के अंदर जो एरर है डेल्टा टी रिलेटिव एरर वो है प्लस माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, आगे फिर आप लोगों को देखो ये क्या है, मीटर है ना, यूनिट। यूनिट मीटर म्हणजे काय है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है यूनिट मीटर है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो डी से डिनोट करते हैं। डी 5.2 मीटर दिया गया है और उसके अंदर जो एरर है दैट इज प्लस माइनस 0.1 मीटर, प्लस माइनस 0.1 मीटर। सो टाइम और डिस्टेंस दोनों है हमारे पास, हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है। चलो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हम बोलेंगे हमें फाइंड करना स्पीड, और हमें फाइंड करना स्पीड के अंदर कितना एरर जाएगा वो। फॉर्मूला तो हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बराबर है? और डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा है कि जो आपका फाइनल आंसर होता है, जब भी आप लोगों का आंसर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन से आता है, तो आप देख सकते हैं स्पीड हमारा डिवीजन से आ रहा है, तो फाइनल आंसर में जो एरर प्रोपगेट होता है जाता है वो एक्चुअल में क्या जाता है, वो एक्चुअल में रिलेटिव एरर जाता है। क्या जाता है, रिलेटिव एरर। तो डी का रिलेटिव एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। टी का रिलेटिव एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये जो आपको दिया ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। बराबर है? क्या है, एब्सोल्यूट एरर। और हमें पता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, एरर या तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, राइट? चलो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले मैं स्पीड निकाल लेता हूं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बराबर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला तो हमें पता है, तो वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस कितना है देखो, 5.2 मीटर दिया गया है, 5.2, और टाइम कितना दिया गया, 100 सेकेंड। तो आप लोगों का स्पीड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस हमें कितना है 5.2 मीटर दिया है और टाइम 100 सेकेंड दिया है। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.052 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है? ये जो पॉइंट है यहाँ पे 100 है, तो 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको स्पीड आ गया। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, अब आप लोगों को फाइंड करना है एरर इन स्पीड, डेल्टा एस। सो डेल्टा एस कैसे मिलेगा, डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। करेक्ट? देख लेते हैं। डेल्टा डी अपॉन डी, एक्चुअली डेल्टा डी अपॉन डी जो है हम लोग वो भी पुट कर लेंगे। डेल्टा डी कितना है देख लो, डेल्टा डी डिस्टेंस 0.1। अच्छा यहां पे और एक चीज आएगा, डेल्टा एस, ये भी रिलेटिव एरर होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो डेल्टा डी अपॉन डी कितना देखो, डेल्टा डी है, डी मतलब डिस्टेंस 0.1 है, अपॉन कैपिटल डी क्या है 5.2 है, प्लस डेल्टा टी कितना है 1 है, और ये कितना है 100। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलो मैं डिवाइड कर लेता हूं और फिर इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं।
ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय 5.2, 0.0192 आ रहा है, प्लस 1/100 0.01, ठीक है, ऐड कर लेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू, ऐड कर लो 0.0292 जाएगा, 0.0292, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इतना एरर चला जाएगा। अच्छा ये रिलेटिव एरर है, ठीक है, ये रिलेटिव एरर है, डेल्टा एस अपॉन एस ये रिलेटिव एरर है, ठीक है, तो 0.0292 रिलेटिव एरर चला जाएगा। सिर्फ एरर चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको एस से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये जो आपको मिला है व्हाट इज द रिलेटिव एरर ही फाइंड करना, तो जाने दो, डेल्टा एस अपॉन एस ही चाहिए, ठीक है, रिलेटिव एरर, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अगर सिर्फ एरर बोला होता तो आप क्या करते, ये एस को इधर भेज देते, क्योंकि एरर एक्चुअली ये है डेल्टा एस अपॉन एस तो रिलेटिव एरर है, ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल था, मजा आ गया। आगे बढ़ेंगे, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन विद अ चार्ज ई, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास चार्ज है कुछ जिसका वैल्यू हमें बोला गया ई है, ठीक है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें दिया गया बी, ठीक है। आगे विद अ वेलोसिटी v, इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चल रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू v, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो वेलोसिटी यानी कि चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑन द चार्ज ई इज गिवन बाय, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ये भी बता रहा है, और वो फोर्स कितना लग रहा है, आंसर वो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ बी, आप लोगों को बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डायमेंशन निकाल। एकदम सिंपल है, क्या करना है जरा ध्यान से देखना, ठीक है, हम लोगों को एक गिवन में फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला बोला गया एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई इंटू वी। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, आपल्याला फाइंड करायचं आहे डायमेंशन ऑफ बी, बरोबर, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं डायमेंशन निकालना है मुझे बी का, तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, अब देखो जरा ध्यान से, यहां से मैं क्या करूंगा बी का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी का फॉर्मूला होगा फोर्स, ये जो चार्ज और बी है यहां पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बराबर, बी को अकेले रखोगे तो ई भी इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, वेरी गुड। चलो ये आपका फॉर्मूला आ गया, हो गया, हमारा आंसर आ गया, सॉल्यूशन, चलो देखते हैं क्या सॉल्यूशन। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इनका डायमेंशन रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, फोर्स, हमने सीखा है फोर्स का डायमेंशन क्या है, L1 M1 T⁻², खालती काय आहे ई आणि व्ही, ई म्हणजे काय, ई म्हणजे चार्ज आणि व्ही म्हणजे वेलोसिटी, मग चार्जचा डायमेंशन काय आहे, चार्जची फॉर्मूला है आई करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, बराबर, देखो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या होता है आई इंटू टी, और ये ई का मतलब चार्ज है, बताया गया है उधर चार्ज ई, राइट, तो यहां से अगर आप देखोगे चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब I⁻1 और T⁻1 आ गया, आई को ए भी लिख सकते, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन रख दो L1 T⁻⁻1, और ये हम लोगों का डायमेंशन आ गया, तो बी का जो डायमेंशन बनेगा वो डायमेंशन बनेगा L1 M1 T⁻² अपॉन, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रहा L1, राइट, T⁻1 और 1, T⁻1 और 1, तो अगर यहां पे आप देखोगे मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई होता है ये दो डायमेंशन के बीच में तो पावर क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो इधर पावर क्या है, देखो 1 है, इधर -1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, I⁻1 बचेगा। अब ये दोनों टर्म को ऊपर ले लो, तो ये 1 ऊपर जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, ये 1 है और ये 1 है, ऊपर जाएगा माइनस, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा L0 M1 T⁻², और ये ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, और ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मिल गया। क्लियर,
L0 m1 t⁻², i⁻², i को आप a b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। वापस से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फोर्स L1 m1 t⁻², चार्ज I1 t1 हो गया, वेलोसिटी L1 t⁻², ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, I1 आ गया, L1 आ गया, t और t कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया L0 m1 t⁻², i⁻², ये परफेक्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मिल गया। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपके माइंड जो होगा वो डाउटफुल माइंड होगा, यानी कि आप इससे पहले, करने से पहले सोच रहे रहेंगे अरे कैसे करना है। जब आप लोगों ने किया तो आप लोगों को पता चल गया अरे ये इतना इजी था। तो ऐसे ही सारी चीज होता है, फिजिक्स भी इजी है, जब तक आप उसके अंदर नहीं जाओगे, जब तक आप उसको व्यू नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक आपको डिफिकल्टी लगेगा। एक बार आप अंदर जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो आप देखते हो अरे इसमें कुछ भी नहीं था, ये इतना इजी था। तो यही चीज है, तो ये थोड़ा सा आप साइकोलॉजी सेट कर लो कि जब तक आप उस चीज के अंदर नहीं जाओगे तब तक आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक आपको वो चीज डिफिकल्ट लगेगा। चला मग पुढे जाऊया आणि आपलं नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ठीक आहे बघूया, चला। अ लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस इज मेड अप ऑफ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ एज लेंथ 4 mm। हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक बॉल है जिसका जो रेडियस है, ये रेडियस बता रहा है, ये रेडियस दिया गया है 2 मीटर का रेडियस, और ये जो बॉल है ये बनाया गया है एक रस्सी से, रोप से, जिसका जो क्रॉस सेक्शन मतलब कॉर्नर का साइड, ये स्क्वायर है। कैसा है? स्क्वायर है। इस तरीके से ये स्क्वायर है, ये इस तरीके का, ऐसे टाइप के रस्सी से बनाया गया स्क्वायर वाले। और हमें बोल रहा है कि जो इसका ये एज है ये 2 mm है। यहां पे देखो बोला है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ एज लेंथ 4 mm है, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 4 mm है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द एयर गैप इन द बॉल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नियरेस्ट टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये जो स्फीयर है इसको ऐसे रोप से बनाया गया, तो कितना रोप लगा होगा, कितने लेंथ का रोप लगा होगा ये वाले स्फीयर को बनाने के लिए, वही हम लोगों को फाइंड करना है नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक, उसको 10 टू द पावर के फॉर्म में आपको आंसर बताना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब आप किसी चीज को किसी चीज से बनाते, एक लॉजिक याद रख लो, जब आप किसी चीज को किसी चीज से बनाते, जैसे आप लोगों ने स्फीयर बनाया एक रोप से, राइट, तो वहां पे ना एक कंसेप्ट आता है, एक चीज कॉमन होता है, वो ये होता है वॉल्यूम। तो इसके पास जितना जगह होगा, स्फीयर के पास वॉल्यूम होगा, सेम टू सेम वॉल्यूम इस रोप का भी होगा। तो ये चीज याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक जार लिया है, जार में 1 लीटर पानी है, यहां पे आपने 4 ग्लास रख दिया और जार से चारों ग्लास को आपने भर दिया, पूरा फुल भर गया और जार पूरा खाली हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्लास में पानी टोटल गया कितना? 1 लीटर। क्यों? क्योंकि जग में भी 1 लीटर पानी था। इसका मतलब आपने जग से 4 ग्लास बनाया है, तो जग का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम मतलब अंदर जो जगह थी 1 लीटर की, सेम टू सेम जगह 4 ग्लास का भी है। तो जब किसी चीज से किसी चीज को बनाया जाता है, जब जार से ग्लास को बनाया जाता है, तो जार का जो कैपेसिटी वॉल्यूम है वही सेम टू सेम वॉल्यूम किसका है? ग्लास का भी सेम। तो जब आपने रस्सी से, रोप से एक स्फीयर बनाया है, तो रोप का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम सेम टू सेम किसका होगा? सेम टू सेम वॉल्यूम किसका होगा? किसका? स्फीयर का। यस, चलो समझ में आ गया। चलो सॉल्व करें। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, गिवन क्या दिया गया है, हम लोग को गिवन में बोला गया है कि ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है 2 मीटर, ये जो रोप था उसका जो लेंथ था एक साइड का, ठीक है, पूरा लेंथ नहीं, इसको चलो मैं बोल देता हूं एज लेंथ है ना, तो बी से बोल देता हूं, चलो बी 4 mm था, ठीक है, 4 mm था। तो इसको मीटर में कर लेता हूं, तो मीटर में करूंगा तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा फाइंड क्या करना है हम लोगों को? फाइंड करना है लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है, स्मॉल एल बोल देते, ठीक है। तो देखो अभी
सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बोलूंगा डायरेक्टली, मेरे को पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, स्फीयर का जो भी वॉल्यूम है एग्जैक्टली सेम होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ द रोप, वॉल्यूम ऑफ रोप। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम पता करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शेप पता होना चाहिए। तो जैसे मैं अगर स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर का शेप सबको पता है, स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रोप। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो रोप है ये कुछ इस तरीके का है, स्क्वायर रोप है। तो इस रोप का वॉल्यूम कितना होगा, इस रोप का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया। तो ये एरिया कैसा है, स्क्वायर है, एरिया कैसा है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, सबको पता है, एरिया होता है ये साइड जो बी है और ये साइड जो बी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द रोप। क्लियर। तो एरिया क्या है, एरिया है देखो ये साइड बी है, ये साइड भी बी, और बी का वैल्यू क्या है 4 mm, राइट, 4 × 10⁻³ मीटर। तो इससे एरिया मिल जाएगा, इससे लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि 4/3 पाए, आर का वैल्यू रख दो, आर कितना है 2 का क्यूब इज इक्वल टू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा b × b हो जाएगा, चलो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूं, और ये लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इज इक्वल टू b कितना है 4 × 10⁻³ प्लस नहीं सॉरी इंटू 4 × 10⁻³ इंटू लेंथ हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गया, सिंपल। लेंथ फाइंड करना है तो ये टर्म को इधर बुला लो। तो उससे पहले एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई × 8 इज इक्वल टू 4 4 सा कितना हो गया 16 हो गया, -3 और -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। याद रखना पावर का मल्टीप्लीकेशन 10⁻³ इंटू 10⁻³ पावर का मल्टीप्लीकेशन कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, पावर ऐड होते हैं। तो -3 + -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू एल, लेंथ को अकेले रखोगे तो ये टर्म इधर आके इनके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर आएगा लेंथ इज इक्वल टू, यहां पे ऑलरेडी कौन है 4π8/3, ये टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 16 × 10⁻⁻6। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। 8 4 सा कितना, चलो एक काम करते कट कर देते हैं। अगर आप देखोगे ये 8 और ये 2 से कट होगा। ठीक है, तो 4π 3 2 6 हो गया, 10⁻⁻6 हो गया, ये 2/3 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2/3 पाए, इसको ऊपर ले लो 10⁻6 हो जाएगा ये। तो 2 × पाए, पाए की वैल्यू क्या आती है 3.14 होता है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6.28 हो जाएगा। 6.28 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे 3 2 = 6, 3 0 = 0, 3 9 = 27, एक बचेगा, तो ये इंटू 10⁻6। ठीक है, तो यहां पे ये आपका आंसर आ गया, लेंथ हो गया, ये मीटर में आएगा। तो ये तो नंबर है। आप लोगों को क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात किया गया। तो नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे ये नंबर आया, यहां का नंबर देखो a × 10⁻n के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, a × 10⁻n। a का वैल्यू क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बराबर है। तो 10⁻6 मीटर हो गया। अगर नियरेस्ट और भी कम पॉसिबिलिटी है तो क्या कर सकते हैं, इसको किलोमीटर में कर सकते हैं। अगर मैं इसको किलोमीटर में करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर में करूंगा तो 10⁻6 मीटर है ना। किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मीटर है 10⁻, यस, जब मीटर को किलोमीटर में करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाएगा 2.093 × 10⁻6 इसको मैंने मल्टीप्लाई किया -3 से। ठीक है,
तो ये क्या बच जाएगा, जो -3 है, राइट, ये -3 ये क्या करेगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके अंदर भी चेंजेस आएगा। तो ये आप लोगों का आंसर ऑर्डर डायरेक्ट आ जाएगा 6 और ये क्या है -3 और 6 क्या हो जाएगा 10⁻3। खाली ऑर्डर की बात करें, किलोमीटर के फॉर्म में ऑर्डर का ये नंबर नहीं, ठीक है, ऑर्डर 10⁻3 किलोमीटर नियरेस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, नियरेस्ट ऑर्डर 10⁻3 किलोमीटर। क्लियर, ओके। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, देखते हैं। न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए। हमें बोल रहा है जो एटम का रेडियस होता है, न्यूक्लियर रेडियस मतलब एटम का रेडियस, वो एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है, किसी भी एटम के एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है। और उसका जो रेडियस है उसका फॉर्मूला दिया गया है 1.3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू एटॉमिक मास रेज टू 1/3 मीटर। तो क्या बोला है, फॉर ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज इक्वल टू 125। एक न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक मास नंबर है 125, तो उसका आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, उसके रेडियस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को घुमाया गया इधर पे, थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूज किया गया, लेकिन होना नहीं है। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि जो रेडियस है किसी भी एटम का वो इस फॉर्मूले से मिलता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले, गिवन फॉर्मूला क्या दिया है, बोला गया कि फॉर्मूला है जो रेडियस का फॉर्मूला कितना है 1.3, कोई भी एटम का रेडियस इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इंटू a⁻1/3 बरोबर, राइट। हमें पूछा हमारे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 125, तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टू फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान देना, सॉल्यूशन, और एक वैल्यू दिया a का वैल्यू दिया 125। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, रेडियस पहले उस एटम का निकाल लो। बोला गया एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक मास 125 है, तो उस एटम का पहले रेडियस निकाल लो। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला r इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू a का वैल्यू दिया गया 125 इंटू 125 रेज टू 1/3। तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू 125 रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है। तो रेडियस कितना आ जाएगा 5 3 15 1 5 1 5 और ये क्या हो गया 6.5 इंटू 10⁻16। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आपका जो गिवन नंबर होता है वो a इंटू 10⁻n के फॉर्म में होना चाहिए। a इंटू 10⁻n के फॉर्म में है, लेकिन चेक करना है कि a का वैल्यू 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो a का वैल्यू 5 से बड़ा है तो इसको छोटा करेंगे। तो क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा इसीलिए r का वैल्यू हो जाएगा 0.65, लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। और जब लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पावर में क्या करते हैं एक प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.65 इंटू 10⁻⁻15। देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में -50। क्लियर, सिंपल था, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन आपका मेजरमेंट ऑफ एरर के बेस पे है, आराम से करेंगे, कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में गलती हो गया मीन निकालने में तो सारे वैल्यूज में गलतियां होती जाएगी, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं। चलो आप लोग भी स्टार्ट हो जाओगे। क्या बोल रहा है, इन ए वर्कशॉप ए वर्कर मेजर द लेंथ ऑफ ए स्टील प्लेट। एक हमारे पास स्टील का प्लेट है, उसका लेंथ मेजर किया गया, ठीक है, विथ अ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को लीस्ट काउंट के बारे में बताया था। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है ऐसा मेजरमेंट या ऐसा वैल्यू जो सबसे छोटा वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर जिससे मेजर किया जा रहा है, वर्नियर कैलिपर से सबसे छोटा वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। तो उससे 4 मेजरमेंट निकाला गया, कितना 3.11 सेंटीमीटर, 3.13, 3.14, 3.14। तो हमें बोल रहा है फाइंड द मीन लेंथ, आपको मीन वैल्यू निकालना है, आप लोगों को मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है और परसेंटेज एरर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो गिवन अच्छे से सॉल्व करोगे। आपको A1 की वैल्यू दी गई है 3.11 सेंटीमीटर, A2 का वैल्यू दिया गया 3.13 सेंटीमीटर,
A3 का वैल्यू दिया गया 3.14 सेंटीमीटर और A4 का वैल्यू दिया गया 3.14 सेंटीमीटर। ऐसे 4 रीडिंग्स लिए गए। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू रीडिंग्स क्या होगा? तो हमें पता है ट्रू वैल्यू हमेशा मीन लेने से मिलता है, तो अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। और पूछा भी गया है फाइंड द मीन लेंथ, देखो मीन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ए मीन कैसे मिलेगा? ए मीन मिलेगा आप लोगों को 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जितना नंबर है, 4 नंबर है, 4 से ऐड कर लो। चलो आराम से ऐड करो, कोई घाई नहीं, आराम से ऐड करो, ठीक है। उसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आराम से ऐड करोगे। तो मैं भी ऐड कर लेता हूं 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, 12.52 आ रहा है। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 3.13 आ गया। तो ये आप लोगों का 3.13 सेंटीमीटर क्या आ गया, आप लोगों का मीन लेंथ आ गया। इसको ही ट्रू वैल्यू बोलते, इसी को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते। एक और बार मैं चेक करूंगा, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, 12.52 डिवाइडेड बाय 4, 3.13। क्लियर हो गया? ओके। अब क्या करते हैं, मीन वैल्यू तो आ गया, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीन पता होना चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, सॉरी मीन नहीं, एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हर एक वैल्यू में कितना एरर है वो निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर मतलब हर एक रीडिंग में क्या एरर है, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं उसको। सो डेल्टा A1 पहला वाला जो होगा वो कैसा होगा, तो आंसर है जो आप लोगों का ट्रू वैल्यू होता है ए मीन, उसमें से पहला वाले वैल्यू को माइनस करोगे आप, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो ए मीन आपको कितना मिला, 3.13 मिला है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3.11। तो यहां पे अगर आप माइनस करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 0.02, बराबर है ना। 3.13 में से अगर आप देखोगे तो ये 0 है, 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 0.2 बचा। सेम वैसे डेल्टा A2 निकाल लो, ये हो जाएगा ए मीन माइनस A2 हो जाएगा। ए मीन है आप लोगों का 3.13, A2 का वैल्यू क्या है 3.13 है, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड निकाल लो A3, ए मीन माइनस A3 निकाल लो। ए मीन क्या है 3.13 है और ये क्या है 3.14 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.01। सेम फोर्थ वाले वैल्यू का एरर निकाल लो, ए मीन माइनस A4 क्या हो जाएगा 3.13 माइनस 3.14, कितना आएगा 0.01, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे माइनस में आएगा, लेकिन मॉड हमने लगाया मतलब आपको प्लस में लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस में ले लिया आप लोग ने 0.01। अब आपको इसका मीन निकालोगे। मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे, उससे क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, ठीक है। चलो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो डेल्टा ए का मीन निकालेंगे, वो होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। डेल्टा A1 का वैल्यू चेक करो क्या है, 0.02, 0, 0.01, 0.01। तो ये हो जाएगा आपका 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4। चलो ऐड कर लो, तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 0.04 अपॉन 4, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया 0.04, 4 0 हो गया, ठीक है, पॉइंट आ गया, ये 0 कैरी किए 0 आ गया, 0.01। ये आप लोगों का मीन एब्सोल्यूट एरर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैलकुलेशंस हम लोग कहीं गलत तो नहीं किए हैं। 0 वो तो सिंपल है, फिर भी एक बार चेक करेंगे हम।
परफेक्ट है। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपके पास रिलेटिव एरर रहना चाहिए, मतलब अभी आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला हमने निकाला और फोर्थ आपको रिलेटिव एरर निकालना है। सब लोगों को आ रहा है करने, सॉल्व कर रहे हैं सब लोग साथ में मेरे, यस। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे रिलेटिव एरर आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर आपको मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.01 अपॉन मीन वैल्यू क्या है 3.13, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 1/313 करना है हमें, 0.00319, 0.00319, ठीक है। ये आप लोगों का क्या आ गया, ये आप लोगों को रिलेटिव एरर। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो यहां पे निकाल लेते हैं फिफ्थ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर कितना है आप लोगों का 0.00319, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.31% या तो 32% आप बोल सकते हैं। ये आप लोगों का फाइनल एरर आ गया। क्लियर है सब लोगों को? मैं चेक कर लेता हूं आंसर एक बार। %0.032%, ये 1 है ना, ये आप देख सकते हैं 9 है, 5 से बड़ा है, तो इसको आप क्या कर दोगे 3-2 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3-2। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। सब लोग को आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? सिंपल है। देखो एक बार करने से नहीं होगा, आ रहा होगा आपको, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस टॉपिक से आप कर सकते हैं, इस चैप्टर से आप कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज एरर निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 60 ± 0.3 ग्राम, मूविंग विथ वेलोसिटी 25 ± 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को मास और वेलोसिटी दे दिया है, बोला काइनेटिक एनर्जी निकालना। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमें मास और वेलोसिटी की ही तो जरूरत है, मिला है, करेंगे हम। चला बघूया मग काय लिहायचं आपल्याला, गिवन, ठीक आहे। गिवन मध्ये काय दिलंय आपल्याला, मास दिलाय बघा, मास 60 ± 0.3 आणि आपल्याला वेलोसिटी पण दिलाय 25 ± 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मग मास पण ग्रॅम मध्ये आहे, सीजीएस युनिट मध्ये आहे, आणि वेलोसिटी पण सीजीएस युनिट मध्ये आहे। मग युनिट कन्वर्जनची गरज नाही आपल्याला, ठीक आहे, ठीक आहे। मग लिहूया गिवन काय आहे, मास m = किती आहे 60 ग्रॅम आहे, आणि डेल्टा m म्हणजे एरर किती आहे, ऍब्सोल्यूट एरर आहे 0.3 ग्रॅम, ओके। वेलोसिटी किती दिलेत, वेलोसिटी आहे 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, आणि त्याचं एरर आहे डेल्टा v 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक आहे। आपल्याला काय फाइंड करायचे आहेत, आपल्याला फाइंड करायचे आहेत कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूव्हिंग ऑब्जेक्ट। मग कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे, हाफ mv², बरोबर। चला मग करूया। टू फाइंड, तो हमें फाइंड करना है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर का मतलब होता है रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इसको ही रिलेटिव एरर बोलते हैं, इंटू 100। ये चीज आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसीलिए ये बनेगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 आगे आ जाएगा डेल्टा v अपॉन v। ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी,
दैट इज काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव इंटू 100, इट विल बी इक्वल टू, इधर 100 भी आएगा, ठीक है। देखो ये जो आपने लिखा है ये इसका वैल्यू लिखा है, साथ में क्या है 100 भी है, ठीक है। 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम ची व्हॅल्यू काय बघा 0.3, मग 0.3 अपॉन मास ची व्हॅल्यू आहे 60 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी ची व्हॅल्यू काय आहे 0.1, 0.1 अपॉन वेलोसिटी किती दिलेत 25 मल्टीप्लाय बाय 100, बरोबर। ठीक आहे, अजून एक स्टेप करूया आपण। 0.3 अपॉन 60 प्लस 0.2 अपॉन 25, बरोबर। 2 मल्टीप्लाय बाय 0.1 किती 0.2 इंटू 100, मग सॉल्व करूया। 0.3 डिवाइडेड बाय 60, 0.3 divided by 60, it is 0.005 plus 0.2 divided by 25, 0.008 into 100, बरोबर। ऐड करूया 0.005 0.013 into 100, बराबर 1.3%. So this is the final answer. This is the final answer. लाइट चला गया, just a second. चला रेडी, लाइट का मैंने बंदोबस्त कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली गई थी, बैकअप है मेरे पास, टेंशन मत लो। चलो हम लोग अपना जो न्यूमेरिकल से उसको रुकने नहीं देंगे, हो गया 1.3%। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वेर फाउंड टू बी, सेम देखो एरर का कैलकुलेशन इसके अंदर देख लेते हैं। इन एन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वेर फाउंड टू बी 6.12 ओम, 6.09 ओम, 6.22 ओम, 6.15 ओम, 4 वैल्यूज हम लोग को दिया गया है और सेम टू सेम वही काम करना है, मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज। क्लियर है? चलो अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। गिवन A1 की वैल्यू देखो क्या है 6.12 ओम, A2 का वैल्यू क्या है 6.09 ओम, A3 का वैल्यू क्या है 6.22 ओम एंड A4 का वैल्यू है 6.15 ओम। क्लियर? यस, 4 वैल्यूज। ओके, चलो मीन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, ए मीन निकालना आप लोगों को, चलो आप लोग भी सॉल्व करोगे मेरे साथ में ही। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4। A1 का वैल्यू क्या देखो 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 अपॉन 4। ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 9 16, 16 प्लस 2 18, 1 हो गया 2 4 5, 6 4 जा 24, 24.58 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24.0, सॉरी नॉट 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 4 जा 16,
6.142, ठीक है। एक और बार मैं चेक कर लेता हूं, 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 15, 24.58 डिवाइडेड बाय 4, 6.145, सॉरी 6.145, ये आप लोगों का मीन आ गया। 6.145 आ रहा है सब लोगों का, चेक करो सब लोगों का मीन आ रहा है क्या 6.145। चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। चलो निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर में क्या करना होता है, हर एक वैल्यू का एरर निकालना होता है। डेल्टा A1 कैसे मिलेगा, जो आपका मीन आया है उसमें से आप A1 माइनस कर दोगे। मीन आपका कितना है 6.145, 6.145 माइनस 6.12, राइट। तो कितना आ जाएगा 6.145 में से अगर 6.12 माइनस करोगे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 20 30 40 50 बराबर है 0.025, ठीक है। डेल्टा A2 सेम, A मीन माइनस A2 कर रहे हो सब लोग साथ में मेरे, A मीन माइनस A2 करना है। A मीन कितना 6.145, 6.145 माइनस 6.09 बराबर, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, और 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 0.55 आ जाएगा। डेल्टा A3 ये हो जाएगा A मीन माइनस A3, करेक्ट है। डेल्टा A1 डेल्टा A2 करेक्ट आ गया सब लोगों का। A3 निकालो, डेल्टा A3 6.145 माइनस 6.22, ठीक है। 5 में से 0 गया 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 145 है ना, और 1 में से 2 गया तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 5 माइनस 1, नहीं सॉरी गलती हो रहा है कुछ मेरे से, देख लेता हूं मैं। 5 में से 220 और ये 145 है, तो 220 मतलब 20 हो गया, और इधर 55 75 आना चाहिए, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया। 4 में से 220 है ना, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, इधर 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और इधर 0.075 आ जाएगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है, ये 220 है, ठीक है, उसमें से 145 माइनस करना था। A4 A मीन माइनस A4 6.145 माइनस 6.15, तो ये 150 है, ठीक है, याद रखना आपको, तो हो जाएगा 0.005। ये आप लोगों का एब्सोल्यूट एरर मिल गया। अभी इसका मीन निकालना है, चलो फटाफट मीन निकालो, तब तक मैं ये चेक कर लेता हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। 6.145 6.09 6. करेक्ट है, चलो ये हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। चलो वैल्यूज देख लो क्या है, 0.025 0.055 0.075 0.005, ठीक है, 0.025 0.055 0.075, राइट, 0.075 प्लस 0.005 डिवाइडेड बाय 4। चलो ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 5 10 15 20, 20 का 0 गया 2 कैरी हो गया, 7 2
9, 9 और 5 14, 14 15 16, 1 कैरी हो गया, 0.160 डिवाइडेड बाय 4, 0.055, (0.025 plus 0.055 plus 0.075 plus 0.005, 0.16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 0.04, ठीक है। ये आप लोगों का क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या निकालोगे आप, अब आप निकालोगे रिलेटिव एरर। कैसे निकलता है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन, राइट? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन। क्या मीन एब्सोल्यूट एरर? 0.04। मीन कितना आया था? 6.145। डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 0.0065। अब परसेंटेज एरर निकाल लो। परसेंटेज एरर सबको पता है कैसे निकाला जाता है, राइट? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, 0.0065 इंटू 100, 0.6%। ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं हमारा आंसर सही आ रहा है क्या। (0.65%), परफेक्ट। 5 भी लगा दोगे तो भी चलेगा, लगा ही देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 8, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया गया। An object is falling freely under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. If v depends upon gravitational acceleration g and distance, prove with dimensional analysis that v is equal to k under root of gh, where k is a constant. तो हम लोगों को यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग ने डायमेंशन का जो तीसरा यूज देखा था टू फाइंड द रिलेशन, उसी के प्रिंसिपल से हम लोगों को जाना है, या आंसर आ जाएगा। तो हमें बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। कौन से स्पीड से गिर रहा है? इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस, h डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका वेलोसिटी कितना दिखाई दिया? v। इफ v डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस यानी h पे, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं हमें पता है। हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे। हम लोग बोलेंगे ये क्लियरली दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी डिपेंड अपॉन हाइट, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर दोगे, हम लोग ने ये सीखा था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप कंबाइन करोगे तो ये मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g इंटू एच, करेक्ट। इसको आप हटाओगे तो क्या मिलेगा? k मिल जाएगा, g और h मिल जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे? इसको कुछ पावर दे दोगे, a और b, करेक्ट है। और हम लोग क्या करेंगे? इसको इक्वेशन ए बोल के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग इस इक्वेशन का दोनों बाजू में क्या करेंगे? डायमेंशन लेंगे, ठीक है। टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलो डायमेंशन ले लेते हैं। ये क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है क्या होता है? L1 t⁻⁻1 इज इक्वल टू k। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, ऐसे रहने दो। g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 t⁻⁻2 रेज टू a हो गया, और ये हाइट है, हाइट मतलब L⁻1, इसका पावर क्या है? b है। क्लियर हो गया। अभी हम क्या करते? अभी हम लोग क्या करते? पावर जो है उसको सॉल्व कर लेते। पावर कैसे सॉल्व करते? सबको आता है। तो यहाँ पे देखो अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा L⁻1 t⁻⁻1 इज इक्वल टू k
अब ये जो पावर है ये सबको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल रेस टू ए, टी रेस टू माइनस टू ए हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू ए, ठीक है, इंटू एल रेस टू बी हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे L को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे देखो क्या मिल रहा है, वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, करेक्ट। और अगर मैं T को कंपेयर करूं तो T का क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल टू यस -2a, करेक्ट है। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1/2। अब a का वैल्यू अगर 1/2 मिल गया, इसमें अगर मैं पुट करूंगा इसमें, तो मेरे को क्या मिलेगा, मान के चलो इसको हम लोग कुछ इक्वेशन बोल देते हैं 3, ठीक है। फ्रॉम 3 क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, ये मिलेगा 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, हाफ प्लस b, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ उधर जाएगा, 1 में से हाफ गया तो हाफ, तो आपके पास a और b दोनों का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया। अब क्या करोगे, a में पुट कर दोगे, पुटिंग a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में पुट कर दोगे। इक्वेशन a देखो क्या है, v इज इक्वल टू k g रेस टू 1/2 और h रेस टू 1/2, करेक्ट है। a और b का वैल्यू रख दिया हम लोग ने, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू k, देखो ये क्या हो जाएगा, तो पावर अगर हाफ रहता है तो उसको हम लोग रूट भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ जी एच, और ये हम लोग ने प्रूफ कर लिया। यही हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया था, v इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ जी एच। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। चलो आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक इक्वेशन दिया v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी नॉट, ठीक है। अब ये इक्वेशन में सारे टर्म्स को देखते हैं, ये बोल रहा है कि इट इज डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, पहले से बोल रहा है कि जो इक्वेशन दिया गया है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, पहले से हम लोगों को बता दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए बी एंड सी, जो इसके अंदर टर्म ए है, बी और सी, इनका क्या डायमेंशन होगा ये आपको फाइंड करना है। साथ में बोला है जहां पे ये जो v दिया गया है ये वेलोसिटी है, t जो है यहाँ पे ये देखो टाइम है, और v नॉट जो है ये भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अभी आराम से मिल जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये उन लोग ने क्लियर बता दिया कि इक्वेशन वैलिड है डायमेंशनली, तो कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली वैलिड होता है तो हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा आता है, सेम आता है, राइट। तो मैं यहां पे बोलूंगा, जरा ध्यान देना, सॉल्यूशन एज इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, अगर ये डायमेंशनली वैलिड है तो हम लोग ने सीखा है कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होता है तो हर एक टर्म का डायमेंशन यानी कि v का डायमेंशन इज इक्वल टू इस पूरे टर्म का डायमेंशन दैट इज at का डायमेंशन इज इक्वल टू इसका b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन, और v नॉट का सबका डायमेंशन कैसा होगा, सेम होगा, करेक्ट है। बस हो गया काम हमारा, तो हम लोग यहीं से उठा लेते, पहले ये दो टर्म को उठाते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखो यहाँ पे मैंने बोला v का डायमेंशन और at का डायमेंशन कैसा है, सेम है, तो डायमेंशन रख दो। v का डायमेंशन क्या होता है, l रेस टू 1 होता है और t रेस टू -1, राइट, इज इक्वल टू a क्या है, a हम लोगों को फाइंड करना है, a का डायमेंशन मुझे नहीं पता है, t का डायमेंशन क्या होता है, t रेस टू 1, t मतलब टाइम हम लोग को बताया गया है, तो मेरे को a का डायमेंशन चाहिए, तो इसको इधर बुला लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा l रेस टू 1 t रेस टू -1, और ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, t रेस टू 1 है ना, इधर आएगा तो t रेस टू 1 डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, a डायमेंशन ऑफ a, करेक्ट। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, t ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो आप लोगों का a का डायमेंशन मिल गया, क्या मिल गया, l रेस टू 1 t रेस टू -2, ये जो t है 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 क्या होता है, -2, तो ये आप लोगों को a का डायमेंशन मिल गया, क्लियर। अब हम लोगों को b का डायमेंशन फाइंड करना है और c का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है, b और c का डायमेंशन फाइंड करना है। तो जरा अभी आपको ध्यान देना है, t प्लस c को देखो, पहले यहाँ पे दो क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो दो क्वांटिटी तभी ऐड हो सकता है जब दोनों क्वांटिटी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब है जरा ध्यान देना कि जो t है और c दोनों सेम क्वांटिटी, तो t अगर टाइम है तो c भी टाइम है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन t प्लस c इट इज क्लियर दैट डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। क्यों ऐसा सेम, क्योंकि दो
क्वांटिटी तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों का वैल्यू नहीं बोलेंगे, दोनों क्वांटिटी सेम है। तो अगर दोनों क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी तो सेम होगा। इसके लिए सी का डायमेंशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और वो होगा t⁻1, क्योंकि ये टाइम है। क्लियर? तो ये भी मिल गया, ए और सी मिल गया। अब बचा क्या? बी। ठीक है, क्या बचा? बी। तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा, जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैं ऐसे बोलूंगा कि जो v है वो इसके बराबर भी है। v यानी कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन t प्लस सी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन t लिखेंगे। बिकॉज जरा ध्यान देना, बिकॉज ये दोनों सेम क्वांटिटी, दो डायमेंशन ऐड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी लिख देंगे। अब t को इधर भेज दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा v और t इज इक्वल टू b, राइट। तो b का डायमेंशन क्या आ गया? b का डायमेंशन आ गया v क्या है? L1 t⁻1 और t क्या है? t⁻1 बराबर क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप लोगों का b का डायमेंशन क्या आ गया? देखो t⁻1 और ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा L⁻1। तो हम लोग ने a का डायमेंशन भी बना लिया, c का डायमेंशन भी बना लिया और b का भी डायमेंशन बना लिया, और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर। एक आप लोगों के पास रेक्टेंगुलर शीट है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस दिया गया आप लोगों को 4.234 मीटर, 1.005 मीटर, 2.01 सेंटीमीटर respectively. Give the area and volume of the sheet to the correct significant figures. आप लोगों को इसका क्या निकालना है? एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम निकालना है। अभी जरा ध्यान से देखोगे आप, एरिया और वॉल्यूम जब भी निकालोगे उसमें बोला गया आप लोगों को कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना, मतलब जो आपका आंसर आएगा उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहने चाहिए। कितने करेक्ट? तो कितने सिग्निफिकेंट फाइनल आंसर में होता है? आंसर है कि जो आप लोगों को वैल्यूज दी जाती है क्वेश्चन में, उसमें देखने का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। तो आंसर है, अगर आप देखोगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो आपके आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक डाउट है, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। इसको एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट ए सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है? 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। सेंटीमीटर में ही दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले मीटर में करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले गिवन लिख लेता हूं। ठीक है, गिवन। तो हम लोगों को लेंथ दिया है, लेंथ है देखो 4.234 मीटर, ब्रेड्थ दिया गया है 1.005 मीटर, उसके बाद थिकनेस दिया गया है आप लोगों को 2.01 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में करूंगा तो ये हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या तो आप इसको बोल सकते हैं 0.0201 मीटर बराबर। यहाँ पे पॉइंट था, 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सब लोग को? ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। अच्छा, अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर, ध्यान से देखना, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 है, और इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 3। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो आपके आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया कैसे निकाला जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है देखो 4.234 इंटू ब्रेड्थ कितना है 1.005। इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4.234 इंटू 1.005, ये मेरा आंसर आ रहा है 5.239। तो ये हो गया 5.239 मीटर स्क्वायर। अब मेरे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए, बिकॉज मेरा जो गिवन वैल्यू था लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, उसमें सबसे कम 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.23 मीटर स्क्वायर। ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो देखो यहाँ पे 3 के बाद वाला नंबर क्या है, 9 है, 5 से बड़ा है, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हो।
5.24 मीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का एरिया आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। चलो देखो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। ठीक है, लेंथ का वैल्यू रख दो 4.234 इंटू ब्रेड्थ का वैल्यू रख दो 1.005 इंटू थिकनेस का वैल्यू रख दो 0.0201। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास है 5.239, राइट। तो यहाँ पे लिख दूंगा 5.239 इंटू 0.0201। अभी ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हम लोग करेक्ट दिखा लेंगे। ठीक है, चलो 5.239 इंटू 0.0201, ये आ रहा है 0.1053, 0.1053। ठीक है, तो अभी हमारे जो आंसर हैं इसके अंदर जो आप लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 है इसके अंदर, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.105 मीटर क्यूब। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर करेक्ट आया है क्या। पहला है 5.24, 4.255 दिया, 8.552 दिया गया है। इसको एक बार मैं वापस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, शायद से हम लोग कहीं पे मिस्टेक कर चुके होंगे। 4.234 इंटू 1.005, हाँ ये गलत वैल्यू आ रहा है। 4.234 इंटू 1. यस, गलत निकाला था हमने। 4.255 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4.25। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया। ये है 4.255 इंटू 0.0201 इंटू 0.0201, ये है 0.0855 मीटर क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.08, हाँ इतना ही, यही आएगा 0. मीटर क्यूब। वापस से एक बार इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201। यस, करेक्ट है। ठीक है, 2.01 कर, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज, लेंथ दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, रेडियस है 0.0250 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर एंड मास है 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। जब आप इस वैल्यू से डेंसिटी निकालोगे तो कितना एरर चला जाएगा उसको आप लोगों को फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं डेंसिटी का फॉर्मूला, तो आप लोग बोलोगे सर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब दो क्वांटिटी डिवाइड होता है तो एरर के लिए हम लोग उसका रिलेटिव एरर लिखते हैं। तो ये बन जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ पे मास, यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, चलो तो वॉल्यूम तो हमें नहीं दिया, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिखूंगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास तो दिया है, वॉल्यूम जो होता है क्या, वॉल्यूम ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल बोल देता हूं मैं, एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों का जो डेंसिटी के अंदर एरर जाएगा उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, परसेंटेज एरर बाद में निकालेंगे, ये बनेगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस, देखो ये क्या है आर स्क्वायर है ना, तो 2 आगे आ जाएगा,
डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। हो गया, बस इसमें वैल्यूज पुट करो, जो आंसर आएगा उसको 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो डेल्टा एम देखो क्या है, 0.01 0.01 अपॉन कैपिटल एम क्या 6.25 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर देखो क्या, रेडियस ये है, रेडियस आर है 0.001 अपॉन रेडियस क्या है 0.0250, ठीक है, प्लस डेल्टा एल लेंथ क्या है 0.001 अपॉन 4.00। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 6.25, ये आप लोगों का आ रहा है 0.0016 प्लस 2 इंटू ये देखते हैं कितना आता है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.0250, 0.04 आ रहा है, ठीक है, प्लस इसको भी कर लेते हैं 0.001 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 0.00025 आ रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 0.0016 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.08 आ जाएगा प्लस 0.00025, ठीक है, इज इक्वल टू सबको ऐड कर लेते हैं 08 प्लस 0.00016, ये आ रहा है आप लोगों का 0.08185। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, तो परसेंटेज एरर आएगा जो आप लोगों का डेल्टा डी अपॉन डी मिला है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 0.08185 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.18%। तो इतना परसेंटेज एरर जो है वो आपके आंसर में चला जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था, राइट, 8.18, ठीक है। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूं, कौन सा क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, हाँ 12th क्वेश्चन है हम लोग का, परफेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज 8.185। क्लियर है, 8.185 हमारा परफेक्ट आंसर है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को जरा देख लो आप लोग। देखो क्या है, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 मिनट ऑफ आर्क, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। देखो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि कहीं पे जुपिटर है, ये है जुपिटर, ठीक है, आप लोगों को इसका डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अर्थ से जो जुपिटर है, ये अर्थ है, अर्थ से जुपिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सेंटर टू सेंटर लेते हैं, ये दिया गया आप लोगों को 824.7। इसको आप ऐसे ही मान सकते हैं, आप अर्थ से यहां से देखोगे, राइट, तो ये वाला डिस्टेंस आप लोगों को दिया गया है 824.7, 824.7 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है अल्फा वो दिया गया है, आप लोगों को स्मॉल डी निकालना है, ये कैपिटल डी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या होता है, आर्क यानी एंगल इज इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा अल्फा इंटू डी। हो गया काम, चलो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा दिया गया देखो ये, अच्छा मिनट में दिया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 35.72 इंटू, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिनट में दिया था ना, तो मिनट में जो भी दिया है उसको अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। तो ये अल्फा का वैल्यू रख दिए, डिस्टेंस कितना है 824.7 मिलियन, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है, और किलोमीटर है तो इसको मैं मीटर में कर देता हूं तो 3 और आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35.72
जस्ट ए सेकेंड, 35.72 मल्टीप्लाई बाय 4.847, तो ये आ रहा है आप लोगों का 173.13 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 824.7। ठीक है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 824.7, तो ये आ रहा है 142,784.30। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ गया। इसको शिफ्ट करना है तो कहीं पे शिफ्ट कर लो, जैसे मैं अगर यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं 17, ऐसे लिख देता हूं 1 2 4, 4 नंबर शिफ्ट किया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 14.27 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। चेक कर लेता हूं मैं आंसर इसका, परफेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ गया 142784। हम लोग ने 4 शिफ्ट किया है ना, 4 4 और 3 7। ठीक है, क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या, इफ द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a⁴ b�3c⁻³ d⁻⁴ d⁻², and if the percentage error in the measurement of a b c and d are 2%, 3%, 3 and 4% respectively, calculate percentage error in x। अब देखो क्या बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है एक इक्वेशन है जो है a⁴, b�3, c⁻⁴ और d⁻²। इन लोगों का ना हम लोगों को परसेंटेज एरर दिया है। हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को इसके अंदर कितना परसेंटेज एरर निकालना है तो मैं क्या करता, जरा ध्यान देना, मैं करता इसके अंदर का परसेंटेज एरर निकालने के लिए, x का परसेंटेज एरर, मैं 4 को आगे मल्टीप्लाई करता और डेल्टा a अपॉन a लिखता मैं, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता, 100 से। फिर प्लस करता मैं, 3 को आगे लिखता, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 करता मैं, प्लस फिर मैं 1/3 को आगे रखता और मैं क्या करता, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 बराबर, प्लस यहाँ पे 1/2 को आगे ले लेता मैं और यहाँ पे लिख देता डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, बराबर है ना, करेक्ट है। ये क्या है, रिलेटिव एरर। ये सारे क्या है, रिलेटिव एरर है। जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाता है। तो आप लोगों को ना ये वाला वैल्यू दिया गया है, परसेंटेज एरर हर एक वैल्यू का दिया गया, मतलब आप लोगों को इतना वैल्यू सब में दिया गया है। ये जो वैल्यू है ना, इतना वैल्यू आप लोगों को सबका दिया गया है परसेंटेज एरर। यही तो परसेंटेज एरर है, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो देखते हैं कितना है, 4 इंटू ए का परसेंटेज एरर कितना है, देखो 2% दिया तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू बी का परसेंटेज एरर है 3, प्लस 1/3 इंटू सी का परसेंटेज एरर है 3, प्लस 1/2 इंटू इसका परसेंटेज एरर कितना है 4। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 9, ये कैंसिल हो गया और ये 2 हो जाएगा। वापस से एक बार चेक कर लूँ, 8 3 इंटू 3 9 होता है, या अच्छा इधर 1 भी बचा ना, 1 बचा, 3 3 कैंसिल, तो 10 और 10, तो ये आपका आंसर आला है 20%। तो x के अंदर जो वैल्यू जाएगा एरर, उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा, 20% एरर होगा। क्लियर हो गया सब लोग को, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं आंसर भी इसका चेक कर लेता हूं। बराबर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हम लोगों को फाइंड करना है। चलो देखेंगे। पहला गिवन जो है उसका देख लेते। पहला क्या दिया गया है, 0.003 मीटर स्क्वायर, 0.003 मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने क्या सीखा है, आप लोगों ने सीखा है अगर कोई भी नंबर में स्टार्टिंग में 0 होगा, उसमें डेसिमल रहने दो चाहे मत रहने दो, 0 जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो आप लोग ये 3 0 जो देख रहे हो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट सिर्फ क्या है, नॉन जीरो नंबर 3। तो इसके अंदर है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 1, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1। चलो सेकेंड वाले वैल्यू को देखेंगे, 0.1250 ग्राम।
0.1250 ग्राम सेंटीमीटर रेस टू -2। अब देखो इसके अंदर ये जो नंबर है इसमें 1, 2 और 5 जो कि नॉन जीरो नंबर है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। लास्ट वाला जीरो होगा क्योंकि इस नंबर के अंदर डेसिमल है। लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर नंबर के अंदर क्या होता है, डेसिमल होता है। और आगे वाला जीरो तो कभी सिग्निफिकेंट होता ही नहीं, मतलब 1, 2, 3, 4। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना, या तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू कितने हैं, 4 है। आगे बढ़ते, थर्ड वाला देखो क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पावर वाला टर्म होता है उसके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, राइट। तो इसको तो देखना ही नहीं है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे दोनों के दोनों नंबर नॉन जीरो नंबर है, और हमें पता है कि नॉन जीरो नंबर जो भी होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 2। फोर्थ, कौन सा है फोर्थ, ये है, ओके। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगेन चलो फटाक से आंसर बताओगे मुझे। 10⁻⁻19 जो है वो तो पावर में, तो वो तो हमें देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो डिजिट है, इसके लिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिग्निफिकेंट डिजिट या तो फिगर्स बोल दो, इज इक्वल टू 2। फिफ्थ देखो क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। कितना है देखो, ये तो पावर है, इसको इग्नोर कर दो, ये 2 है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर इज इक्वल टू। क्लियर हो गया सबको, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्या है, द डायामीटर ऑफ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर। हम लोगों के पास एक स्फीयर है, उसका डायामीटर दिया गया 2.14 सेंटीमीटर का डायामीटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास एक स्फीयर है और इसका जो डायामीटर है ये आप लोगों को दिया गया है 2.14 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अगर आप रेडियस निकालोगे, पहले मैं लिख देता हूं डायामीटर 2.14 सेंटीमीटर, तो जब आप रेडियस निकालोगे तो हाफ हो जाएगा। 2 का हाफ 1 होता है, 14 का हाफ 7 होता है। तो ये आप लोगों का रेडियस आ गया। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हम लोग को वॉल्यूम निकालना टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। आपके आंसर में करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। पहले देखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है, तो एक ही वैल्यू है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, 3, तो आपके आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 रहने चाहिए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, और आर क्यूब 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07, राइट। रेडियस 1.07 है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं 4/3 इंटू 3.14 इंटू, इसका मल्टीप्लीकेशन में कर लेता हूं, 1.07 का क्यूब निकाल लेता हूं मैं। 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07, यह आ रहा है 1.225, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 4 इंटू 3.14, 12.56 इंटू 1.225 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं इंटू 1.225, 15.386 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3, 15.386 डिवाइडेड बाय 3। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 5.12866 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। बट हमारे आंसर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो कितने होने चाहिए, ओनली 3, राइट।
तो यहाँ पे 123, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 5.12 और ये जो नंबर है ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले नंबर को मैं क्या कर दूंगा, 1 से इंक्रीज कर दूं एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 5.13। देखो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है इसका जो न्यूमेरिकल से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन को, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वेदांतु जो है वो ला चुका है MVSET, महाराष्ट्र वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट को अगर आप अपियर करते हैं तो आप लोगों को पूरे चांसेस है 100% स्कॉलरशिप जीतने का। सो दैट आप लोग स्कॉलरशिप जीतने के बाद आप लोगों को 1-to-1 इंटरेक्शन मिल सकता है, टॉप इंडिया के टॉप टीचर से बेस्ट स्टडी प्लान एंड स्ट्रेटेजी मिल सकता है, सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे वो एंट्रेंस। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए अभी के अभी विदाउट एनी डिले, बिना देर के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल अर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।